जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोश स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए एक पॉजिटिविटी देखें। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहां इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है। कभी भी जीवन में जो किस्मत का सहारा लेते हैं तो मेहनत करने वाला उनका हिस्सा लेकर भाग जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा कि मेहनत करना अनिवार्य है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्र प्रारंभ करते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पहला। और दूसरा आंसर मैंने पूछा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद सबसे पहले लिखा गया वेद ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद है। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी क्रम से याद करेंगे तो इसी क्रम से इनकी रचना हुई है। ऋग्वेद पूरी तरह से समर्पित भारत के हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बना है। उसके बाद सामवेद जो है वो आपको मिलेगा संगीतमय रूप से, है ना। उसमें संगीत का जो है आपको उत्थान होते हुए दिखेगा, प्रारंभ होते हुए दिखेगा। फिर यजुर्वेद, उसमें यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको मिलेगा जादू टोना। उसके बाद आपको अथर्ववेद में मिलेगा चिकित्सा की जानकारी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और बिल्कुल सही आंसर दिया है साक्षी ने, वेरी गुड। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? जो कि सीधा अजीत डोभाल जी को क्या देंगे तो आपका रिपोर्ट करेंगे। तो अनीश दयाल सिंह नाम है इनका। अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। अगर इनकी उपलब्धि देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्होंने काम कर चुके हैं, उनके क्षेत्र में काम कर चुके हैं ये, है ना। और पैरामिलिट्री के नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ में इन्होंने अपनी प्रमुख पहले की थी जिसमें नक्सल रोधी मंच इन्होंने बनाया था। चुनाव सुरक्षा में इन्होंने पूर्ण रूप से जो है समर्पण दिखाया था अपना। बल पुनर्गठन व कल्याण योजनाओं में संवाद सत्र शुरू किया था जिसमें जवानों और अधिकारियों की सीधी बातचीत होती थी और लोग एक दूसरे के बीच में जो है तालमेल बन पाता था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये रहे अनीश दयाल सिंह जी। 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई है। सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत पुनर्गठित किया गया इसे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये। 3 लाख से अधिक कर्मी कार्य करते हैं। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्य कार्य की बात करें तो क्या करता है? आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में योगदान देता है। दंगे वगैरह हुए, सांप्रदायिकता हुई तो पूरा प्रॉपर ये तैनात हो जाते हैं। नक्सल रोधी अभियान में कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी में काम करते हैं। सीमाई सुरक्षा सहयोग करते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में जैसे संसद, एयरपोर्ट, वीआईपी सुरक्षा आदि में कार्य करते हैं। तो हर एक क्षेत्र में काम करने का इनको अनुभव है। विशेष इकाइयां कोबरा बटालियन है, ठीक है। उसके बाद है आपका RAF रैपिड एक्शन फोर्स है ना, दंगे और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए। महिला बटालियन है, महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के मतलब भीड़ नियंत्रण करने के लिए, महिलाओं को जो है रोकने के लिए अगर कोई दंगा हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है उसमें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 1 से 14 सितंबर 2025 का थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? 5 साल बाद जो है भारत में आयोजित होने जा रहा है। कहां हो रहा है? तो उमरोई मेघालय में ये आयोजित हो रहा है, ठीक है। जिसमें भारत
और थाईलैंड की संयुक्त सेना अभ्यास करेगी। 5 साल बाद भारत की धरती में वापसी हुई है इस सेना अभ्यास में। उमरोई मेघालय में हो रहा है 1 से 14 सितंबर तक, और 2006 में ये प्रारंभ हुआ था। हर साल भारत और थाईलैंड में बारी बारी से होता है। संयुक्त सैन्य कौशल विकसित करना, रक्षा सहयोग को बढ़ाना और मजबूत करना मुख्य कार्य है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और पिछला संस्करण जो है थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड के काट प्रांत में 2024 में। ठीक है, और ये इतनी बड़ी बटालियन 5 साल बाद जो है देखने को मिल रही है, जो कि संयुक्त रूप से एक साथ पार्टिसिपेट करेगी। हाल ही में 25 अगस्त 2025 को भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हस्ताक्षरित हुए आशय पत्र का उद्देश्य क्या था? तो आशय पत्र का उद्देश्य है संकटग्रस्त क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना। ये फोर्टिफाइड चावल जो होता है मेरे प्रिय साथियों, मुख्य रूप से ऐसे चावल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, और ये न्यूट्रिशंस जो है क्या कार्य करते हैं? तो जो भी अल्प पोषण आहार प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं उन लोगों को, वहाँ के लोगों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत इसी पहल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करके, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित करता है और वैश्विक साझेदारी को सशक्त बनाता है। आप सभी को बता दूं कि भारत में आज भी अल्प आहार जिसे कहा जा सकता है, उससे भारत बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। ज़्यादातर पिछड़े इलाकों में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग आहार के मामले में सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक रूप से दाल चावल सब्जी खाने का जो है पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। लोग के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। महिलाओं को कमज़ोरी की शिकायतें आती है, जिसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय साथियों, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें आहार की ज़रूरत है, तो उन्हें आहार के बारे में जो है आप जागरूक करें, और आप आसपास इर्द गिर्द के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप जो है उन्हें भेज सकते हैं। वहाँ मल्टीविटामिन्स और कुछ आहार जो है प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दलिया के माध्यम से और मल्टीविटामिन के माध्यम से जो है आहार पहुंचाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित हुआ था। अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, यही प्रश्न होगा। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश ने। टोटल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें, और शानदार इतिहास रच दिया है और पहले पायदान पे आ गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आयोजित डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त तक चला। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रोइंग, काइंग, कोनोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, ये सब इसमें था। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था। 28 राज्य और केंद्र शासित में इसमें जो है प्रदर्शित किए। आयु वर्ग कोई सीमा नहीं थी, जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर में, उड़ीसा दूसरे नंबर में और केरल तीसरे नंबर में आया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चले, जबकि उड़ीसा और केरल के पास स्वयं समुद्री तट है, मध्य प्रदेश के पास नहीं है, लेकिन वहाँ के जो वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लेते हुए किस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई चालू की है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बी आंसर होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने जो है महिलाओं के लिए भी जो है फोर्स बनाने तैयार करने के लिए ये पहल की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला बैच 11 अगस्त से 4 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दूसरा बैच 6 अक्टूबर से 29 नवंबर तक, और कुल प्रशिक्षित होने वाली महिलाएं 100 हैं। आप लोगों को बता दूं मैं कि महिला सशक्तिकरण सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जो है ये पहल है भारत सरकार की, जो कि हमें ये बताता है कि महिलाएं भी जो है वो कम नहीं हैं। ठीक है, तो शारीरिक फिटनेस और हथियार प्रशिक्षण दिया जाएगा, लाइव फायर अभ्यास कराया जाएगा, रैपलिंग जंगल बाधा कोर्स कराया जाएगा, 48 घंटे का आत्मविश्वास निर्णय मॉड्यूल लाया जाएगा। बहुत ही टफ होता है ये ट्रेनिंग, जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ये प्रदर्शित करता है कि महिलाएं पीछे नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में।
ठीक है। वर्तमान में सीआईएसएफ में महिलाएं लगभग 8% है, 12,491 कर्मी। सरकार का लक्ष्य है 2026 तक 10% तक बढ़ाना, जो कि 2400 नई भर्तियां लेंगी। ठीक है, तो महिलाएं जो जो तैयारी करना चाहती हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। 1969 में इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में नेपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में औपचारिक रूप से शामिल होकर वन्य जीव संरक्षण में कदम रखा है? फटाक से इसका आंसर बता सकते हैं आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में जो है आपका नेपाल पार्टिसिपेट करेगा, और जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं, शेर है ना, और टाइगर है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है, इन सभी को क्या करना? प्रोटेक्शन देना। दिन प्रतिदिन मानव और जो जंगली जानवरों का संघर्ष के बीच में ज़्यादातर जंगली जानवर जो है वो मारे जाते हैं, जिसके लिए ये है कि हमारा इकोसिस्टम जो है प्रभावित हो रहा है, और इकोसिस्टम प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं हमें जलवायु त्रासदी का जो है सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, नेपाल की ये बहुत अच्छी पहल है। नेपाल में बाघ, हिम तेंदुआ, सामान्य तेंदुआ जैसी प्रमुख प्रजाति पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने नेपाल की सदस्यता से इस प्रजातियों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। नेपाल की विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के अन्य देशों को भी लाभ होगा। अन्य देश जहाँ जहाँ बड़ी बिल्लियाँ हैं उन सभी को भी प्रेरणा मिलेगी कि नेपाल भी जो पार्टिसिपेट कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, और इनका संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 1923 में कर्नाटक के मैसूर में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में मुख्यालय है। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ले सकते हैं पार्टिसिपेट इसमें। दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण और सहयोग को बढ़ाना, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जिसका मुख्यालय भारत में है, और भारत ही इसका जनक है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। चितेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है, और क्लासिकल क्रिकेट का युग समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शनकारी क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शनकारी अलग होता है, प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर रहे हैं। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष बन गया है भारत, और प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकता है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका को डाक सेवाओं को भारत अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से पहला उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा तट से DRDO ने। आगे बढ़े। हाल ही में इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के विकास की घोषणा की है। इस रॉकेट का मुख्य उपयोग किस मिशन के लिए प्रस्तावित है? आपको इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न ये है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? चलो इसका डिटेल भी बताइएगा। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।